अब हम बात करते हैं बेटा गुप्त साम्राज्य की। अगर आप गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे तो गुप्त साम्राज्य की उत्पत्ति में जितने भी मत दिए गए उनमें ब्राह्मण जाति से संबंधित मत का कुछ तर्क संगत प्रतीत होता है। उल्लेखनीय साक्ष्यों के आधार पर गुप्त पुरुष का नाम श्रीगुप्त था। गुप्तावली में सबसे पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलते हैं। गुप्त का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। संभवतः गुप्त लोग कुषाणों के संबंध थे। कुषाणों के पतन के बाद गुप्तों का उदय पूर्व काल में राजनीतिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण तथा विभाजन का काल माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश को एक साम्राज्य की प्रतिष्ठा प्रदान की। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। गुप्त वंश ने ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त को रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया। चंद्रगुप्त ने ही गुप्त संवत का प्रारंभ किया। इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बाद उनका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। उसके समय गुप्त साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार हुआ। समुद्रगुप्त ने सामाजिक विषयों का विवरण हरिशेन ने प्रायः प्रशस्ति में दिया है। प्रायः प्रशस्ति हरिशेन ने संस्कृत में लिखी है और इसको चंपू शैली में लिखा है। चंपू शैली का मतलब है पहले गद्य फिर पद, फिर गद्य फिर पद। समुद्रगुप्त तथा भारत में 9 शासकों को पराजित किया। उसे दक्षिणापथ में 12 शासकों को पराजित किया। सब कुषाण मुरुगंड आदि शासकों को समुद्रगुप्त की अधिकांशता स्वीकार कर ली। लंका नरेश मेघवट ने समुद्रगुप्त के पास उपहारों से सहित एक दूत मंडल भेजा और मठ बनाने की अनुमति भी मांगी। समुद्रगुप्त महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षा किया। अपनी विजयों के उपरांत समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया जिसका साक्ष्य उसके सिक्कों से प्राप्त होता है। उसके सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरत व्याघ्र पराक्रमम विशद और गौरवमय जीवन के चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते। विसेंट स्मिथ महोदय ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नेपोलियन फिर भी हारा था, बैटल ऑफ वाटरलू में पड़ी, कभी नहीं हारे। तो इनको अलेक्जेंडर भी नहीं कहना चाहिए, अलेक्जेंडर को सिकंदर क्या है, समुद्रगुप्त कहना चाहिए। समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, संगीतज्ञ और विद्या का संरक्षक था। सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया और कविराज की उपाधि भी दी गई। ये और ये पूछा जाता है। इलाहाबाद स्तंभ में समुद्रगुप्त और धर्म का प्रचार बंधु उपाधि भी मिली है। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आता, परंतु दोनों शासकों के बीच रामगुप्त थे। इसका विशाखदत्त देवीचंद्र गुप्तम के नाटक में इसकी कहानी मिलती है कि रामगुप्त इनके बड़े भाई थे। इनकी वाइफ का नाम था देवी। देवी की कहानी है, वहां पढ़ लेना, यूपीएससी नहीं पूछता। फिलहाल कभी जब लाइव लेक्चर में होंगे तब आपको बता दूंगा। चंद्रगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष में था। उसने वैवाहिक संबंध और विजय दोनों से अपनी सीमा का विस्तारण किया। चंद्रगुप्त के अन्य नाम देवगुप्त, देवराज, देश्री भी हैं। इनकी उपाधि विक्रम, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि भी हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों मुद्राओं का अनुकरण किया और चांदी के सिक्के उत्कीर्ण कराए। पश्चिमी शक विजय के फलस्वरूप उसने व्याघ्र सिक्के उत्कीर्ण कराया तथा विक्रमादित्य की उपाधि दी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाटलिपुत्र उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। उज्जैनी उसकी दूसरी राजधानी थी। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी जिन्हें नवरत्न कहा गया। इसमें कालिदास, धन्वंतरी, क्षणपत, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटखरपर, वारामिहिर और बलूची विद्वान थे। उसके शासनकाल में चीनी यात्री वाहन भारत आया। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण काल में चंद्रोत्कर्ष पे था। इसके बाद अगले शासक आते हैं बेटा कुमारगुप्त। कुमारगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय के उपरांत कुमारगुप्त प्रथम शासक बना। कुमारगुप्त ने सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख एक प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं। मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन उसी के काल में हुआ। इन मुद्राओं पर गरुड़ के स्थान पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण की गई है। कुमारगुप्त के सिक्कों से पता चलता है उसने अश्वमेध यज्ञ किया। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेखों से पता चलता है कुमारगुप्त के अंतिम दिनों में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ। उनसे निपटने के लिए अपने पुत्र स्कंदगुप्त और अन्य पुष्यमित्रों को पराजय का सामना करना पड़ा। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कुमारगुप्त ने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र, अश्वमेध आदि उपाधियों को धारण किया। स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त शासक बना। स्कंदगुप्त का शासनकालीन रूढ़ों का आक्रमण हुआ। इस रूढ़ के स्कंदगुप्त की सफलता का गुणगान जूना अभिलेख में मिलता है। उसने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया और निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने और अशोक तथा रुद्रदमन ने मरम्मत करवाई थी। स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पणदुत्र के पुत्र चक्रपलित को सौंपा था। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये कभी नहीं कोई बताता, ये आप जरूर याद रखिएगा। हेमचंद ने नालंदा संग्राम बनवाने में शासकों के शक्रादित्य के नाम से उल्लेख किया गया, जिसे स्कंदगुप्त नालंदा संग्राम में सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त 1466 में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। प्रशासनिक सुविधा के लिए स्कंदगुप्त ने अपनी राजधानी
को अयोध्या स्थानांतरित कर दिया था। कुमारगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। गुप्तों के पतन के साथ साथ नए वंशों का उदय हुआ। अवलंबी के मैत्रेय, कनौज के मौखरी, थानेश्वर के वर्धन प्रमुख थे। मगध के परावर्तित गुप्तों की एक शाखा शासन करने लगे। गुप्त साम्राज्य के पतन गुप्त प्रांतों में सर्वाधिक जूनागढ़ प्रांतीय स्वतंत्र हुआ। सर्वप्रथम कौन स्वतंत्र हुआ? जूनागढ़। शासन व्यवस्था, राजपद वंशानुगत था। राजा को रक्षा और पालने के लिए भगवान विष्णु के रूप में देखा जाने लगा। राजा को धर्म का अनुसरण करके वर्णाश्रम धर्म का रक्षक बताया गया। गुप्त युग में ही विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। समुद्र द्वारा अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति को सामंतवाद और विकेंद्रीकरण के उदय के लिए उत्तरदायी बनाया गया। राज्यकाल में सम्राट को सहायता करने वाले मंत्री और अमात्य दोनों होते थे। मंत्रियों का चयन सम्राट द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर राजकुमार, सामंतों और उच्च अधिकारियों में किया जाता था। मंत्रियों के लिए मंत्री तथा सचिव शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, जिसका पद वंशानुगत होता था। गुप्त साम्राज्य में सर्वाधिक बड़े अधिकारी कुमारामात्य होते थे और राजा इन्हें अपने प्रांतों में नियुक्त करता था। देखिए, मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य सबसे इंपॉर्टेंस रखता है, तो इनमें ये पूछा जाता है तो एक बार पढ़ लीजिएगा। अनेक पदों में एक ही व्यक्ति के हाथ में सौंपा जाना और पद वंशानुगत हो गए और राजकीय नियंत्रण स्थिर हो गया। जैसे महाबली के क्या थे? सेना के सेनापति थे। महादंडायक न्यायाधीश थे। संधि विराग के युद्ध मंत्री होते थे। दंडपाशिक पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी कहलाए। इसके बाद विनय स्थिति संस्थापक शिक्षाधिकारी होते थे। भंडार अधिकृति राजकोष के अधिकारी थे। महाक्षत्रपालिक लेखा विभाग थे। युक्त पुरुष युद्ध में प्राप्त हस्तगत की गई संपत्ति का लेखा जोखा रखते थे। महाप्रति राजप्रशासन से संबंधित विषयों को देखते थे। अधिकारों में संपदा नगद भुगतान किया जाने लगा। ठीक है, अब जब नगद भुगतान किया जाएगा तो थोड़ी चीजें बदलेंगी। सम्राट द्वारा जो क्षेत्र स्वयं शासित होता था, 12 प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश थी। देश का प्रशासनिक गुप्ता था। पुलिस विभाग के पदाधिकारी को पारिक, दशपधारिक, चौधरी, दंडपाशिक, अंगरक्षक, उन्मुक्त थे। गुप्तचर कर्मचारियों को दूत, पुलिस और कर्मचारियों को भटकाया जाता था। विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति न केवल ब्राह्मणोदय भूमि और ब्राह्मणोदय भूमिपति बन जाने से उत्पन्न हुई, बल्कि गुप्त शासकों ने उपारी, कुमारामात इत्यादि प्रमुख कर्मचारियों को वेतन के बदले भूमि देना प्रारंभ कर दिया और उनका पद वंशानुगत बनने लगा। यहाँ से स्टार्ट हुई जागीरदारी। ठीक है, अब क्या हुआ? इनके पास स्थायी सेना थी। सेना का प्रमुख अंग पद्धति, रथरोही, अश्वरोही था तथा गज सेना थी। पद्धति सेना की छोटी टुकड़ी चमियु, गज सेना को नायक और कुटुच अश्वरोही के प्रमुख अट्टाश्वतपति और साधारण सैनिकों को चाट कहा जाता था। गुप्त काल में न्याय व्यवस्था की समुचित की सर्वोच्च न्यायाधिपति सम्राट होते थे। दंडनायक, महादंडनायक, सर्वदंडनायक न्यायाधीश थे। ठीक है, राजा का निर्णय ब्राह्मण पुरोहितों की सहायता करना था। न्यायालय भी दो तरीके के होते थे। ठीक है, पहला राजा का न्यायालय, फिर पूप, फिर श्रेणी, फिर कुली। अब ये इंपॉर्टेंट थे। अब इसके बाद कहा जाता है राजा जो स्थानीय कहा जाता था, प्रमुख परामर्शदाता इसका कौन था? कुमारामात्य था। मुक्तियों के विभाजन को अनेक जिलों में किया गया। फिर विषयपति में उपारी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यहां पर ये विषय है, ये विषयपति है, ये भुक्ति है। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या था? विषयपति की सहायता से सलाह देने के लिए परिषद बनी थी, जहां पे नगर श्रेष्ठी, सर्वाधार, प्रथम कुलिक, कायात होते थे। इनकी नियुक्ति 5 वर्षों के लिए ही की जाती थी। प्रत्येक विषय के अंतर्गत कई ग्राम होते थे। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ का सर्वोच्च अधिकारी ग्रामिक होता था। इसके बाद एक ग्राम पंचायत होती थी और पूर्णतः स्वतंत्र होती। नगर प्रशासन में पुरपाल होता था। नगर रक्षक दांद्रिक कहलाता था। नगर परिषद को नगरपति कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि कर 1/6 था। कुछ जगह पर संख्या बढ़ गई थी, कुछ जगह घट गई थी। 1/4 से लेकर 1/6 था। भूमि का भाग जो था, भूमि उपज का जो पहला कर था वो भाग था 1/6। भोग राजा प्रतिदिन दी जाने वाली फल फूल सब्जियां, उद्योग एक प्रकार का भूमि कर, ऊपरी कर एक प्रकार का भूमि कर था। भूतावाद प्रत्यय विदेशी वस्तु पर आयात, शुल्क सीमा बिक्री वस्तुओं पर लगने वाला कर था। करों की अदायगी दोनों ही रूप में, नगद या में। हिरण्य नगद और में अन्य के रूप में थी। करों के रूप में बोगर या विष्टि भी देना पड़ता था। भूमि कर संग्रह करने के लिए ध्रुवाधिकरण और भूमि आलोकों को सुरक्षित करने के लिए महा छत्रपालिक और कर्णपालिक नामक पदाधिकारी थे। न्यायाधिकारी नामक अधिकारी भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करते थे। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उन्हें अग्रहार कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि करों से मुक्त होती थी तथा इसके ऊपर धारकों को पूर्ण स्वामित्व होता था। आर्थिक स्थिति की अगर बात करेंगे
गुप्त राजाओं की आर्थिक स्थिति समृद्ध थी। इस काल में कृषि प्रमुख व्यवसाय था। कृषि वर्षा पर निर्भर थी। इसी के अनुसार चावल और जौ प्रमुख थे। क्षेत्र कृषि उपयुक्त भूमि, वास्तु वास करने योग्य भूमि, खिल जो भूमि जोती नहीं जा सकती, चारागाह पशुओं के लिए, सिंचाई सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। अक्षय नींव से आश्रय स्थायी दान से है, ऐसी भूमि जिसमें अनवरत भू राजस्व की प्राप्ति होती रहे। इस प्रकार का दान प्रारंभिक प्रचलन कुषाणों के समय में हुआ, लेकिन यह पद्धति गुप्त और गुप्तोत्तर काल में सर्वाधिक लोकप्रिय बनी। कपड़े का निर्माण करना इस काल का प्रमुख उद्योग था। श्रेणियां बैंकों का कार्य करती थी। मंसूर अभिलेखों से पता चलता है कि बुनकरों की श्रेणी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उत्तर पश्चिम में तक्षशिला नगर के शासन में व्यापारियों एक निगम द्वारा संचालित किया जाता। श्रेष्ठी कुलिक निगम श्रेणियां हस्तशिल्पीय श्रेणियों में केंद्रित निगम संघ था। पूर्व विभिन्न जातियों के व्यापारियों का समूह था। श्रेणी एक ही जाति के व्यापारियों का समूह था। निगम एक नगर में निवासियों का समूह माना जाता है। व्यापारियों की एक ही समिति होती थी जिसे निगम कहा जाता। निगम का प्रधान श्रेष्ठी कहलाता था। व्यापारियों के समूह को सार्थ तथा उनके नेताओं को सातवाह कहा जाता था। नगर श्रेष्ठी बैंकरों और साहूकारों के रूप में कार्य करते थे। व्यापार गुप्त काल में भारत तथा पाश्चात्य विश्व के बीच में व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई। इसका प्रमाण हमें कुमारगुप्त प्रथम के समकालीन मंदसौर अभिलेख से मिलता है, जिससे ज्ञात होता है पट्टिवाई श्रेणी के लाट विषय में अपना काम छोड़कर पश्चिम मलाया में आकर बस गए थे। विदेशी व्यापार की दृष्टि से इस काल में निम्न दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। रोमन व्यापार का पतन, दक्षिण भारत में तीन प्रसिद्ध बंदर का मुजरिस, अरिकानोइडू और विथिपत्तम का भी पतन। गुप्तकाल में व्यापारिक संबंध मुख्य रूप से बेजंटाइन साम्राज्य तथा चीन के साथ था। चीन भारत का व्यापार इस समय समता वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, क्योंकि कहीं पर भी सिक्कों के अवशेष नहीं मिलते। बेजंटाइन साम्राज्य पर निर्यात की जाने वाली दो अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु रेशम और मसाले थे। विदेशी को निर्यात की जाने वाली वस्तुएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण मसाला था। इस समय बंगाल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह था, जहां चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। पश्चिम भारत में प्रमुख बंदरगाह भ्रकच था, जहां से पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार था। स्वर्ण मुद्रा पर गुप्त राजाओं के स्पष्ट चिन्ह मिलते हैं। सोने के सिक्कों में गुप्त अभिलेखों को दिनार कहा जाता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग मेगास्थनीज ने लेन देन में किया जाता था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग स्थानीय लेन देन में किया जाता था। चांदी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विरुद्ध प्रारंभ किया था। रामगुप्त को छोड़कर चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व तांबे के सिक्के चलन में नहीं थे। गुप्तों ने तांबे के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं। सोने, चांदी, तांबे आदि विभिन्न धातुओं के सिक्के जो बहुलता से प्राप्त होते हैं वो गुप्त काल में दृष्टित होते हैं, वह गुप्त युग के नहीं है। सामाजिक स्थिति गुप्त काल में चार वर्ण थे, है ना। आधार, गुण और कर्म नाम पर जन्म था। ब्राह्मण सर्वोच्च था, ठीक है। गुप्त काल में वर्ण परिवर्तन की अनुमति थी। ब्राह्मण अनेक कर्मों में भी लगाए जा सकते थे। अनेक ब्राह्मण राजा हुए, परंतु क्षत्रिय कर्म करते हुए उन्हें कभी ब्राह्मण वर्ग में नहीं माना जाता था। मनवय ग्रोथ में मयूर शर्मा नामक एक ब्राह्मण ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर काशी के पल्लव राजा से राज्य प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने वनवासी को अपनी राजधानी बनाया, स्वतंत्र राज्य स्थापित करके कदम वंश की स्थापना की। अभिलेखों से ज्ञात होता है मयूर शर्मन अपनी विजयों के उपलक्ष्य में 18 बार अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। वर्ण अगणित जातियों उपजातियों में बढ़ गए। भारी संख्या में विदेशी लोग विजेता के रूप में आए और समाज में क्षत्रियों का स्थान मिल गया। पूर्ण जो 5वीं शताब्दी होते होते अंत में आए, राजपूत की 36 कुलों में से एक कुलों में मान लिए गए। वैश्य वर्ण में कर्म, व्यवसाय, कृषि और व्यवसाय था। गुप्त काल में वणिक, श्रेष्ठी और सतवाह भी कहा गया है। राज्य को कर प्रदान करता वैश्य था। ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह वैश्य भी आपत्ति काल में दूसरे कर्म छोड़ने के नए कर्मों को अपनाने का अधिकार था। प्राय कारीगर की श्रेणी एक जाति का रूप ले लेती है। गुप्तकालीन अभिलेखों में कायस्थ जाति का उल्लेख मिलता है। ओस्मान स्मृति में कायस्थ एक जाति के रूप में उल्लेखित है। ये कहा गया भूमि और भू राजस्व के हस्तांतरण के कारण कायस्थ जाति का जन्म हुआ। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य में किया गया। इसका प्रधान कार्य केवल लेखीय नहीं होता था, बल्कि लेखा कारण, गणना, आय व्यय, भूमि कर के अधिकारी भी होते थे। गुप्त वाले कायस्थ केवल एक वर्ण के रूप में नहीं, बल्कि बाद में चलकर एक जाति के अंतर्गत आता है। इस काल में शूद्रों की आर्थिक दशा में सुधार हुआ। इस काल में वर्णव्यवस्था की विशेषता सूर्य सैनिक वृत्ति भी अपनाने लगे। याज्ञवल्क्य ने शूद्रों को व्यापारी, कारीगर, कृषक होने की अनुमति दी है। एक स्थानीय शूद्रों को खेतीहार, कृषक के रूप में उल्लेखित किया है। इस काल में शूद्रों को रामायण, महाभारत, पुराण सुनने का अधिकार मिल गया। अब वो कृष्ण नामक एक नए देवता की पूजा भी कर सकते थे। 7वीं सदी में शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में की जाने लगी। नरसिंह पुराण में कृषि को शूद्र कर्म करने के लिए बोला गया है। अमरकोश में शिल्पियों की सूची में शूद्रों का भी वर्णन प्राप्त होता है। गुप्त काल में धर्मशास्त्र में स्पष्ट रूप से शूद्रों को अस्पृश्य और दासाओं को अलग बताया गया है। इस काल में वाणिज्य में भी शूद्रों का कर्तव्य माना जाने लगा। महाभारत के अनुशासन पर्व में शूद्रों को राजा
शूद्रों को राजा का नाशक कहा गया है। गुप्त काल की स्मृति में कुछ मिश्रित जातियों को उल्लेख मिलता है, जिसमें मूर्ध, विशक, करण, अभद, पशावत, उग्र, ब्राह्मण पुरुष और वैश्य स्त्री से उत्पन्न संतान क्या की गई, अमषष्ठ कही गई। गौतम ने वैश्य पुरुष और शूद्र नारी के संतान को उग्र कहा। स्मृति के अनुसार क्षत्रिय पुरुष और शूद्र स्त्री के संतान को उग्र माना गया। ब्राह्मण पिता और शूद्र स्त्री से उत्पन्न संतान को मनु ने पराशव जाति का बताया है। फायान के वर्णन से ज्ञात होता है भारतीय समाज में गुप्त काल में शूद्रों के विभिन्न वर्ण थे, जिन्हें अंत्यंज या चंडाल कहा जाता है। तो हेनशांग भी अछूतों का विवरण देता है, किंतु अमरकोश में वर्ण संकर और अपृश्यों में शूद्र जाति में ही रखा गया है। स्मृति में अत्यंज और चंडालों को अप्रश्यच प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न बताया गया है। चंडाल चारों वर्णों में नीचा स्थान है। फायान लिखता है चंडाल गांव के बाहर रहते थे और मांस खाते थे। गुप्त काल में दासों की प्रथा प्रधान थी। नारद ने 15 प्रकार के दासों की बात की है, बल्कि मनु ने 7 प्रकार के। गुप्त काल में दासों की अवस्था पूर्वकालिक अधिक दयनीय थी। दास मुक्ति के अनुष्ठान में विद्वान सर्वप्रथम नारद ने किया है। मनुस्मृति मरुच की टीका में दासों की संपत्ति का अधिकार की पर्याप्त चर्चा है। गुप्त काल में नारी की स्थिति दयनीय हो गई। दर्जा, दहेज, पर्दा प्रथा, बाल विवाह सब प्रारंभ हो गया। स्त्री शिक्षा का प्रचलन था। इस काल में सती प्रथा सैनिक जातियों तक विद्वान थी। सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख एरण अभिलेख में मिलता है, जब गोपराज सेनापति की स्त्री सती होने का उल्लेख है। स्त्रियों में संपत्ति का अधिकार याज्ञवल्क्य ने पत्नी को पति की संपत्ति का अधिकारी बताया है। कात्यायन स्त्री धन के समर्थक थे। कहते हैं स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपने अचल संपत्ति को बेच सकती है, गिरवी रख सकती है और जमीन में स्त्रियों का हिस्सा मिलता था। नारद के अनुसार संतानहीन व्यक्ति की संपत्ति राज्य को प्राप्त हो जानी चाहिए, यद्यपि राजा का वह कर्तव्य है कि विधवा का पालन पोषण करे, और यही सनातन धर्म कहा गया है। इस काल में विधवाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। नारद और पराशर इसमें विधवा विवाह का समर्थन करते हुए दिखाई देते हैं। अब इसकी सांस्कृतिक स्थिति की बात करें। गुप्त काल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान का काल माना जाता है। हिंदू प्रथाकार गुप्त की स्थापना आरंभ हो गई। गुप्त साम्राज्य की और गुप्त काल के विकास के क्रम में चरम सीमा भी थी। हिंदू धर्म मुख्यतः 2 संप्रदाय वैष्णव शैव में बद गया। गुप्त काल की देवताओं की तुलना में देवी शक्ति का वैभव अत्यंत बढ़ गया। गुप्त राजाओं ने राष्ट्रीय वैष्णव धर्म की लोकप्रियता चरम सीमा पर थी। इनके सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित है। गरुड़ मुद्रा का उदाहरण गाजीपुर जिले के भीतरी नामक स्थान से प्राप्त होता है। भगवत गीता में वैष्णव धर्म का प्रतिपादन किया गया। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर से मिलते हैं। शेष नागी शय को विश्राम करते हुए नारायण विष्णु को दिखाया गया। गुप्त काल में नारायण, संकर्षण, लक्ष्मी जैसे अवैदिक देवी देवताओं को वैष्णव धर्म का अभिन्न बना लिया गया। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, किंतु उनकी धार्मिक सहिष्णुता की भावना शैव धर्म के समाज में प्रसारित हुई। शिव और पार्वती संयुक्त मूर्ति इस काल में बननी प्रारंभ हो गई, जिनको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। त्रिमूर्ति के अंतर्गत गुप्त काल में ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा प्रारंभ हुई। गुप्त काल में शैव धर्म के अनेक संप्रदाय का विकास हुआ, जिसे शैव पशुपति कपालिक कहा गया। इसका मतलब बैल के आकार वाले सिक्के आए, जिससे नंदी का वो माना जाता है। कुमारगुप्त के सिक्कों में मयूर पर आदित्य कार्तिकेय की मूर्ति है। गुप्त काल बौद्ध धर्म में स्वाभाविक रूप से विकसित हो गया। गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे। गुप्त काल में नालंदा सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहार था। वेदशास्त्र के अनुसार 100 ग्राम और स्त्रिंग के अनुसार 200 ग्राम इसको राजस्व के रूप में प्राप्त होते थे। वेदशास्त्र और स्त्रिंग क्या कहते हैं याद रखना पड़ेगा। मथुरा वल्लभी, श्वेतांबर और दिगंबर जैसे भागों में बढ़ गई। श्वेतांबर जैन धर्म का केंद्र मथुरा वल्लभी बन गया। बंगाल में पुष्टवर्धन दिगंबर संप्रदाय का केंद्र बन गया। कौम लेख के अनुसार स्कंदगुप्त के काल में भद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित कराई। कला और साहित्य के विकास के दृष्टि से गुप्त काल भारतीय इतिहास में क्लासिकी युग अथवा स्वर्ण युग कहा गया। शिखर युक्त मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में प्रारंभ हुआ। गुप्त काल में मंदिरों का निर्माण का जन्म हुआ। देवों का दशावतार मंदिर भारतीय निर्माण कला का शिखर का संभवतः पहला उदाहरण बना। ब्राह्मण गुहा मंदिर सर्वश्रेष्ठ उदयगिरी का मंदिर है, जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के वीरसेन ने बनवाया था। बुद्ध गुहा मंदिर अजंता और बाकी गुफाएं महत्वपूर्ण है। अजंता की गुफाओं संख्या 16, 17, 19 गुप्त काल की मानी गई हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इनकी संख्या 27 है। इस काल में सर्वाधिक भव्य अवशेष दिल्ली के सुप्रसिद्ध लौह स्तंभ है। गुप्त काल की चित्रकला विकसित थी। गंगा और यमुना की मूर्ति गुप्त काल की ही है। गुप्त काल में शिल्प कला का जन्म मथुरा शैली द्वारा स्थापित प्रतिमानों पर था। कुषाणकालीन मूर्तियों में नग्नता नहीं थी। गुप्तकालीन मूर्ति मोटी उत्तरी वस्त्र का प्रदर्शन किया है। अजंता के चित्र मुख्यतः धार्मिक विषयों पर हैं। गुप्त मूर्ति कला में सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां, चित्रकला का सर्वोत्तम उदाहरण अजंता बौद्ध कला के उदाहरण है।
साहित्य पुराणों के रूप में अब प्राप्त होता है और गुप्त काल में इसकी रचना हुई। इस काल में अनेक स्मृतियों के भाष्य लिखे गए, पुराणों, रामायण और महाभारत को अंतिम रूप दिया गया। नारद, कात्यायन, पराशर, बृहस्पति आदि स्मृति की रचना हुई। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल ने शून्य के सिद्धांत, दशमलव प्रणाली का विकास किया। आर्यभट्ट सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत दिया। इनके अनुसार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की चक्र परिक्रमा करती है। इस काल का प्रमुख गणितज्ञ, ज्योतिष विद्या में निपुण आर्यभट्ट प्रथम, वारावीर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त हैं। 6वीं शताब्दी में वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेदिक विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी रहा करते थे। वैश्विक शाखा के अणु सिद्धांत का प्रतिपादन इसी समय पर हुआ। यहीं पर इति समाप्तम। अब यहाँ पर आपका गुप्त काल का पूरा लेक्चर खत्म होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे बहुत आराम से पूछ सकते हैं। अब हम चलेंगे गुप्तोत्तर काल में, जो आपको अगले दिन मिलेगा।